नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग हिस्ट्री के पोर्शन में 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आप लोग प्लेलिस्ट से उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम 91वां क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इस बुक की खास बात, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन के साथ साथ उसके आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो व्याख्या में एक क्वेश्चन तो आप करते हैं, लेकिन व्याख्या के साथ आपके एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो लेक्चर को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग शेयर भी साथ साथ करते रहिए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक आपको पता है कौन सी है? इंडिका है मेगास्थनीज द्वारा लिखित। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है आपका, इंडिका। इसकी व्याख्या की बात करें तो दिया गया है आपका, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। यह मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। कौन से काल में लिखा गया था आपका? मौर्यकालीन भारत में लिखा गया था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, नहीं इसके साथ ही उसके साथ और भी व्याख्या है। नेचुरल हिस्ट्री की बात किया जाए तो इसे प्लिनी ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री आपके प्लिनी ने लिखी है। और अर्थशास्त्र की बात की जाए तो इसे चाणक्य ने लिखा है। यही पेरिप्स ऑफ द एरिथ्रीन सी जो है वह आपका विलियम एच स्फॉक ने लिखा है आपका। ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। इसकी व्याख्या की बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1961 में 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति, यानी सही कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, दे दिया जाता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। लेकिन अगर मराठों की बात की जाए किनके बीच हुआ था, तो मराठों का सेनापति जो था सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था आपका। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के साथ हुआ था। इसमें मराठों को बुरी तरह से हारे थे। इसमें मराठे हार गए थे। कुछ युद्धों का वर्णन किया गया है यहाँ पर, कौन कौन से हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह 1526 में हुआ था आपका, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यही बात की जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध वह 1556 में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो 1757 में हुआ था, प्लासी और का युद्ध। और बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो 1764 में हुआ था। यहीं से आपका अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व भारत पर हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद ही। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया आपका, स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली तत्वों को समावेश है। पूछा गया है कि इसमें कौन सी कला है जिसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं आपका? बेसर शैली बोलते हैं। यहाँ से ऑप्शन सी से हो जाएगा आपका। बेसर शैली जो है इसमें नागर और द्रविड़ दोनों कलाएं देखने को मिलती हैं आपकी। ये इसकी व्याख्या देखा जाए तो देखते हैं क्या दिया गया है आपका। हाँ देखिए, वेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों तत्वों का समावेश है। भारत में मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन? उत्तर भारत में आपका नागर शैली प्रचलित है और दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पर द्रविड़ शैली प्रचलित है आपका। दक्षिण से द्रविड़ होता है, इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। उत्तर में आपका नागर और दक्षिण में द्रविड़। अगले क्वेश्चन की बात की तो इसमें दिया है आपका, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था। आपको पता ही है, शाहजहां ने करवाया था। आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है आपका, शाहजहां ने करवाया था। ये इसकी व्याख्या देखें तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करा था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। पूछा जाता है क्वेश्चन, लाल किले का निर्माण कौन से पत्थर से हुआ? तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण कार्य कब? 1638 में प्रारंभ हुआ था, 1648 में पूरा हो गया था। तो मोटी मोटा देखा जाए तो 1638 से 1648 तक हुआ था, लगभग 10 वर्षों तक चला था। आगे देखते हैं। अलाई दरवाजा हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। हजार खंबा कम पूछा था, लेकिन अलाई दरवाजा बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। यही न्याय की जंजीर जो सबसे फेमस है, जहांगीर ने लगवाई थी न्याय की जंजीर। बीबी का मकबरा पूछा जाता है तो बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया था, बीबी का मकबरा। ये बुलंद दरवाजे की बात किया जाए तो इसका निर्माण अकबर ने फतेहपुर सिकरी में करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय की याद में। आगे देखते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो 1757 में आपके प्लासी का युद्ध आपका
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीत लिया गया था। आपका सब पता है, प्लासी का युद्ध फिर बक्सर का युद्ध दोनों हुए थे, तो प्लासी का युद्ध जीत लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। 1757 के प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से। अब बंगाल का नवाब उस समय कौन था? नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जीत का परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बिठा दिया। आपको पता है मीर जाफर ने ही आपको यहाँ सिराजुद्दौला को हराया था, उसने एक गद्दारी की थी, इस वजह से आपका हार गया था, तो मीर जाफर को फिर इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया था, हालांकि बाद में उसे भी वहां से हटा दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो 1722 की आगरा की सूबेदारी की बात की जाए तो यह सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है, राजा जय सिंह को दी गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। जय सिंह ने मुगल सम्राट के एक जागीरदार के रूप में कार्य किया। तो राजा जय सिंह जो है इन्होंने एक जागीरदार के रूप में कार्य किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। तो सवाई राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना सन 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी आगरा की स्थापना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद 1506 में यानी 2 साल बाद ही उसे अपनी राजधानी बना लिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर लिया था, उसे बसाया था 1504 में, उसके बाद ही उसे अपनी राजधानी बना लिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो भारतीय लोक सेवा के पहले सदस्य की बात करें तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आपके ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन डी को लगाएंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 1870 ईस्वी में भारत के लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। आपको पता है सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी थी। देखिए वारेन हेस्टिंग ऑप्शन में दिया गया, तो वहां से उसे हम लोग क्लियर करेंगे। वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी थी। किसने? वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी थी। कार्नवालिस की बात करें तो आधुनिकीकरण किया था। कार्नवालिस ने सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी? वारेन हेस्टिंग, लेकिन उसका आधुनिकीकरण आपका कार्नवालिस ने किया था। कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उसके आधुनिकीकरण या अच्छा बनाया था, इसलिए उसे कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों पर हुआ था? तो गोरिल्ला आंदोलन की बात की जाए तो ये आपका गुडेम की पहाड़ियों पर हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाता है, गुडेम पहाड़ियों पर हुआ था। गोरिल्ला तो आपको पता है जो छुप कर वार करते हैं। आगे देखते हैं। व्याख्या में 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों पर एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया था, जिसे गुडेम विद्रोह के नाम से आता है। तो गोरिल्ला आंदोलन जो है आपका गुडेम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। गुडेम विद्रोह के नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे। गुडेम विद्रोह के नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। आगे देखते हैं। मार्को पोलो, मार्को पोलो को आपने बहुत बार सुना है। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य भारत में कहाँ से आया था? कहाँ से भारत आया था? तो ये वेनिस था, वेनिस था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, यह वेनिस का एक निवासी था। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य भारत आया था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड्य राज का जिक्र किया है। तो किसके वंश में आया था? आपका काकतीय वंश और पांड्य राज के वंश का जिक्र किया है अपने यात्रा वृत्तांत में। अब कुछ यात्री दिया है और कहाँ से आए थे इसकी बात किया जाए। आपका इब्न बतूता की बात किया जाए तो बहुत बार पूछा जाता है, मोरक्को के यात्री थे। और इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी है? आप बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए।
यही फायान की बात किया तो ये आपका चीन का निवासी था। मेगास्थनीज आपको पता है यूनानी था एक। और अल्बरूनी की बात किया तो ये गजनी का था, जो कि गजनी के साथ आया था, यह गजनी का निवासी था आपका अल्बरूनी। तो यहाँ से सारे आपके क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आपको पता है सभी वेदों का उपवेद होता है, तो ऋग्वेद का उपवेद पूछा है तो इसका आपका आयुर्वेद हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का आयुर्वेद। यह इसकी व्याख्या की बात की है तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, आपको पता है सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। महत्वपूर्ण बिंदु में वेद और उपवेद दिया गया है। यजुर्वेद का उपवेद आपका धनुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का उपवेद की बात की तो धनुर्वेद हो जाएगा। सामवेद की बात की तो इसका गंधर्ववेद हो जाता है, गंधर्ववेद होता है। और अथर्ववेद की बात की तो स्थापत्य वेद आपका इसका उपवेद है, स्थापत्य वेद। तो सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या दिया गया है देखते हैं। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये आपका साल भोग के नाम से किया गया आपका होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का, साल भोग के नाम से किया गया है। यही इसकी व्याख्या देखते हैं तो दिया गया आपका साल भोग शब्द चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो साल भोग क्या था? एक उपहार में दी गई भूमि थी। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। बिंदु दिया गया आपका तिरुनम टक्कनी की बात करें, देखिए माफ कीजिएगा उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हुई है। तिरुनम टक्की की बात करें तो यह एक मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी आपकी। यही वेल्लन वगाई की बात किया जाए, वेल्लन वगाई की बात किया जाए तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, यानी गैर ब्राह्मणों की भूमि को आपका वेल्लन वगाई के नाम से आता था। यह पल्ली छंदम की बात की जाए, पल्ली छंदम जो है वह जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। जो जैनों को दान में भूमि दी जाती थी उसे पल्ली छंदम कहा जाता है। देखिए एक वर्ड को मैं 2 से 3 बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको रट जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा की बात की जाए तो आपका पता है दिलवाड़ा से कीजिए, तो जरगा आपको न पता है तो दिलवाड़ा से कीजिए हो जाता है आपके राजस्थान में है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान में। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ से। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां राजस्थान राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा में ही प्रसिद्ध जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपने सुना होगा, आपका वहीं पर स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कौन सी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित। मांडव पहाड़ियां की बात की जाए तो ये आपके गुजरात में स्थित है मांडव पहाड़ियां। सद्भावना शिखर की बात की जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। और जरगा की बात की जाए तो ये आपका राजस्थान में है। ये सभी कुछ पहाड़ियां हैं और ये कहाँ पर स्थित है इसके बात होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो अरब आक्रमण का नेतृत्व आपका मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है 63 नंबर क्वेश्चन का, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये इसकी व्याख्या देखें तो 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। तो क्वेश्चन पूछा था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कब किया था? 20 जून 712 ईस्वी को कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ था। तो किसके पहले आक्रमण किया था? राजा दाहिर पर आक्रमण किया था, जिसमें दाहिर की पराजित हो गई थी। राजा दाहिर हार गया था इसमें। आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा कौन से रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया आपका यानी उपाधि तरह की चीज होता है तो इन्हें किया गया भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है इन्हें। वो तो उन्होंने ही दिया था आपका भारतीय अशांति का जनक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, भारतीय अशांति का जनक। आगे देखते हैं। वैलेंटाइन चिरोल, देखिए इन्होंने ही कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति जनक में वर्णित किया, क्योंकि वे गर्म दिल के अग्रणी नेता थे। आपको पता है लाल बाल पाल तीनों आपके गर्म जल के नेता थे। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। शांतिप्रिय व्यक्ति किसे कहा जाता है? शांतिप्रिय व्यक्ति आपके लाल बहादुर शास्त्री को आपको शांतिप्रिय व्यक्ति कहा जाता है। यही क्रांतिकारी विचारों के जनक की बात की जाए तो इन्हें
बिपिन चंद्र को पाल को कहा जाता है क्योंकि ये भी गर्म दल के नेता थे, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल में ये भी आते हैं, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है आपका भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब देखते हैं, हुई थी आपका 1765 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा, 1765 में हुई थी आपकी। इसकी व्याख्या देखें तो बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किया था। किसने किया था? 1765 में आपका शाह आलम द्वितीय ने किया था। आपका यहाँ से क्लियर हो जाता। महत्वपूर्ण बिंदु देख देते हैं, 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध, यहीं से आपका अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था भारत में, को पता ही है ना, निर्णायक युद्ध ही माना जाता है। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब पराजित हो जाने के कारण कंपनी ने इलाहाबाद और समवर्ती क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर क्लियर होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? ये आपका 1/12/2021 को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो नमक आंदोलन की शुरुआत आपको पता है साबरमती से हुआ था, गुजरात के साबरमती से हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है, साबरमती। ये इसकी व्याख्या देखते हैं, गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। 12 मार्च 1930 को, देखिएगा सन याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने, देखिए कितने अनुयायी थे, बहुत बार पूछा गया, तो 69 यानी 79 समर्थकों सहित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। 24 दिन बाद, देखिएगा 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। चले कब थे? 12 मार्च 1930 को, यानी 24 दिन में पहुंच गए थे। और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता था कि कौन से आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके दांडी मार्च के बाद चलाया गया था आपका। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो हैदराबाद का चार मीनार कौन सी नदी के तट पर है? मूसी नदी के पूर्वी तट पर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यही महत्वपूर्ण बिंदु है आपका। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा की कुतुबशाही वंश का 5वां सुल्तान था। तो कौन से वंश का था? गोलकोंडा वंश का आपका 5वां सुल्तान था। इसने हैदराबाद शहर की नींव रखी थी। इसने ही हैदराबाद शहर की नींव भी रखी थी आपका। तो पूछा जाता हैदराबाद का नींव किसने किया? हैदराबाद का निर्माण किसने किया था? आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो अशोक के कंधार अभिलेखों की बात किया जाए तो इसकी खोज आपकी यहाँ से ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है, की गई थी 1958 में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, 1958 में की गई थी। इसकी व्याख्या की बात किया तो अशोक की कंधार अभिलेखों की खोज 1958 ईस्वी में की गई थी। यह द्विभाषी राख शिलालेख है, यानी दो भाषाओं में लिखा गया आपका राख शिलालेख है। आपका यहाँ से सीधे होता है। बिंदु देखते हैं महत्वपूर्ण, अशोक की शिलालेख की खोज कब की थी? 1750 ईस्वी में पाद्री पैंथलर ने की थी, यानी इसे सीपी पैंथलर भी बोलते हैं। पादेरी पैंथलर ने की थी। ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसकी संख्या पर 14 है। 14 शिलालेख आपको पता है। अभिलेखों से पढ़ने पहली सफलता आपका 1837 में, देखिए 1750 में खोजी गई थी, लेकिन पहली बार जेम्स प्रिंसप ने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में आपका पहली बार जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था आपका। और खोजा किसने था? पी पैंथलर ने खोजा था और पढ़ा था आपका जेम्स प्रिंसप ने। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेटी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था, यानी वेटी शासक जो थे वह जबरन कौन सा कर लेते थे?
तो वह चोल कर लेते थे, चोल नामा कर लेते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाता है, चोल नामा कर लेते थे। ऑप्शन डी से हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देखें तो चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एक एकत्र किया जाता था, जो वेट्टी कहा जाता था। माफ कीजिएगा, वेट्टी कहा जाता था, चोल शासकों द्वारा किया जाता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा उल्टा पढ़ दिया हूँ। वेट्टी एक कर है, वेट्टी एक कर है, वेट्टी, जो कि चोल शासकों द्वारा लिया जाता था। चोल काल में भूमि उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/3 भाग लिया जाता था कर के रूप में, 1/3 भाग हुआ करता था। इस काल में उर सर्वसाधारण लोगों की समिति था, जिसका कार्य तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना था। ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था? मैसूर कब्जा आपका प्लासी की लड़ाई में किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है, प्लासी की लड़ाई में किया था मैसूर पर कब्जा। प्लासी की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। और यहाँ देखते प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। 23 जून 1757 को हुई थी। अंग्रेजों ने के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहते, आपको पता ही है। तो यहाँ से 70 क्वेश्चन कवर होते हैं। अब मिलेंगे आगे के लेक्चर में, तब तक इसे आप लोग रिवीजन कर दिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।